स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो नंबर 10 ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसमें लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फिजिकल पेंडुलम के बारे में, और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। और जो लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला डिराइव किया था फिजिकल पेंडुलम का, दैट वाज कि टाइम पीरियड उसमें किसके बराबर आया था, इट इज़ इक्वल टू, बट इट इज़ फॉर स्मॉल एंगल थीटा, ये भी याद आपने ये रखना है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू था 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई एच का मतलब हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी फिजिकल पेंडुलम है, ऑब्वियसली वो हिंज्ड है, तभी वो पेंडुलम बन पाया है। डिवाइडेड बाय एम जी, एम इज द मास ऑफ दैट फिजिकल पेंडुलम एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एलसीएम। एलसीएम इज वेरी इंटरेस्टिंग। एलसीएम है कि सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ हिंज का, जहां से हिंज है उससे और सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है उसको हम एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है और इसके बेसिस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके अंदर एक रॉड आपको दिखाई दे रही है। ए रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज हिंज्ड एज शोन। इफ इट इज डिस्प्लेस्ड बाय ए स्मॉल एंगल थीटा, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है, और हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला बड़े अच्छे से मालूम है। हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला इसमें बहुत अच्छे से मालूम है कि इसमें टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला, ये जो मैंने ऊपर लिखा है यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे और देखेंगे कि हम इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं। अब देखना ज़रा किस तरह से चलेगा। हम आई एच यहाँ फाइंड करेंगे। मैं यहाँ लिखूँगा आई एच यहाँ पे किसके बराबर होगा, आपको मालूम है। इस केस में जब रॉड में एक पॉइंट पे हम इस एंड पॉइंट पे हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो वो किसके बराबर होता है, एम एल स्क्वेयर अपॉन 3। एम एल स्क्वेयर अपॉन 3 इसका आई एच हो गया। ठीक है, एलसीएम की बात भी कर लो। एलसीएम किसके बराबर आएगा, बड़ा इजी है। ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म है, मेंशन ना किया जाए तो यूनिफॉर्म ही लेते हैं। एक यूनिफॉर्म रॉड है, ऑब्वियसली इसका एलसीएम जो आएगा वो कहाँ आएगा, इसका एलसीएम बिल्कुल इसके सेंटर में आएगा, और यहाँ से लेके हिंज से लेके इसका डिस्टेंस जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, दैट कम्स आउट टू बी l/2। ठीक है, वो l/2 आएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा l/2 आ गया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एलसीएम इक्वल टू l/2। सो टाइम पीरियड किसके बराबर बन गया, टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम एल स्क्वेयर अपॉन 3 डिवाइडेड बाय एम जी l/2। एम जी l/2। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको कैंसिल होती नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली आंसर क्या बना आपका टाइम पीरियड का, इट कम्स आउट टू बी एम कैंसिल, एल एक कैंसिल हो गया लेकिन एक एल बच गया है, तो इसका आंसर जो आएगा दैट कम्स आउट टू बी 2l अपॉन 3g। 2l अपॉन 3g, ये इसका क्या बन गया आपका, इसका टाइम पीरियड इसके बराबर बन गया। जैसे ही टाइम पीरियड हमने निकाल लिया तो कई बार इसमें पूछा जाता है कि इक्विवेलेंट लेंथ फाइंड करो। तो इक्विवेलेंट लेंथ फाइंड करने का मतलब हुआ कि अगर मैं इसको सिंपल पेंडुलम के साथ कंपेयर करूं, वी नो दैट इक्विवेलेंट फॉर फाइंडिंग इक्विवेलेंट लेंथ की बात करते हैं जरा। ठीक है, इक्विवेलेंट लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वी नो दैट इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ l/g होना था अगर सिंपल पेंडुलम होता तो। अगर मैं इसके साथ इसको कंपेयर करूं, इसको स्मॉल एल लिख दो। ठीक है, स्मॉल एल लिख लो। स्मॉल एल की वैल्यू हम निकालेंगे, इसको कंपेयर करेंगे जब, तो ये स्मॉल एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनको कंपेयर करने पे 2 पाई अंडर रूट ऑफ l/g, इसके साथ कंपेयर करना है हमने। ठीक है, l/g इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या 2l/3g। 2l/3g सामने सामने देख के ही पता चल जाता है, इतना लंबा मेथड करने की जरूरत नहीं है आपको, देख के ही पता चल रहा है सामने सामने कि l की वैल्यू किसके बराबर आ गई। l इज इक्वल टू क्या आ गया, l इज इक्वल टू 2l/3 आ गया ये, और हम इसी को बोलते हैं क्या, हेंस इक्विवेलेंट लेंथ इज इक्वल टू 2l/3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी तरह से आपने इक्विवेलेंट लेंथ हमेशा निकाला करनी है। इस बार मैंने आपको अच्छे से बता दिया, अगली बार मैं डायरेक्ट लिख दिया करूंगा और आपको भी सीखना है कि डायरेक्ट किस तरह से लिखा जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें अब आपने क्या करना है, इसमें भी आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है ऑसिलेशंस का। और इसके लिए अब आपको क्या करना है, हिंज आपको गिवन है डायग्राम में, दो रॉड्स हैं, दोनों रॉड्स का अपना इंडिविजुअल मास जो है वो m है और लेंथ उनकी l है। बिल्कुल आइडेंटिकल दो रॉड्स हैं लेकिन टी शेप बना रही हैं। हिंज कहाँ से किया गया है डायग्राम में क्लियरली नज़र आ रहा है। अब हमने क्या करना है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस, हमने इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करना है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं एंगल थीटा के साथ, वेरी स्मॉल एंगल थीटा के साथ, तो जो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आएगा वो हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला हमें बड़े अच्छे से मालूम है। आज सबसे पहले हमने यही फॉर्मूला लिखा था, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई एच की बात करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे निकालना है, तो इसलिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की भी एक खुद में प्रॉब्लम बन गई, ठीक है। तो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो ऊपर वाली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर आएगा, ml² 3, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब ऊपर वाली रॉड का, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, इसको इस तरह से हम स्पेसिफाई कर देते हैं, मैं अच्छे से करता हूं। IH1 यानी ऊपर वाली रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो कितना आया, ml²/3, बिल्कुल आया। और IH2 का मतलब क्या होगा, IH2 का मतलब होगा नीचे वाली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको मैं बता देता हूं आपको इसका इस पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से मालूम है। इस पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है कितना होता है, सेंटर पे कितना होता है, ml²/12 होता है, बिल्कुल। नीचे वाली रॉड का हमें समझ आ गया, ml²/12 होता है, लेकिन वो तो इस पॉइंट के अबाउट होता है, हमें किसके निकालना है, इसके। तो सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट का आपको पता है, आपको ये डिस्टेंस दोनों का पता है, डिस्टेंस कितना है, ये वाला ये l के बराबर है, क्योंकि ये थिकनेस हम जीरो लेते हैं, ये जो थिकनेस है ये जीरो के बराबर लेनी है। रॉड जब बात कर रहे हैं तो इसकी ये जो थिकनेस है ये निग्लिजिबली स्मॉल है, जो मैंने अभी बनाई एरो के साथ। ये लेंथ है ये किसके बराबर होगी, ये एल के ही बराबर होगी। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के बाद IH2 कम्स आउट टू बी ml²। दैट इज वाई द नेट IH विल बी इक्वल टू IH1 प्लस IH2, दोनों रॉड्स के कारण जब मैंने लिखा IH1 प्लस IH2 दैट इज इक्वल टू ml²/3 प्लस ml²/12 प्लस ml², ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इट कम्स आउट टू बी, एलसीएम आ गया इसका 12 एलसीएम के बाद आ जाएगा ये 4 + 1 5 + 12 17, तो 17/12 ml², 17/12 ml² आगे IH की वैल्यू, ठीक है, ये हमें समझ आ गई बात। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम किसके बराबर आएगा, एलसीएम होता है किसका, इस पूरी फिगर का आप मुझे बताओ, इस पूरी फिगर का ये कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इस पूरी फिगर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इस पूरी फिगर का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए पहले दोनों का इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास की बात कर लेते हैं, इसके इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हिंज मिट गया हमारे से, इसको ये आ गया, ये देखो ऊपर वाली का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, आपको मालूम है यहाँ आएगा, बिल्कुल L/2 पे। ये आ गया ऊपर वाली रॉड का सेंटर ऑफ मास, ठीक है। नीचे वाली फिगर का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है L/2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, L/2, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस तरह की सिचुएशन बन गई है हमारी, मैं साइड पे बना के देता हूँ आपको। सेंटर ऑफ मास हमने पहले पढ़ा है, ये दो पॉइंट मासेस हमने बना लिए। जब इनका सेंटर ऑफ मास की हम बात करेंगे, 2 पॉइंट मासेस हैं, एक का मास m है, दूसरे का भी मास m है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है L/2। तो बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, लेट मी टेल यू, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इसके सेंटर पे आएगा यहाँ पे, यानी कि इसके सेंटर ऑफ मास से उसका डिस्टेंस कितना होगा, L/4, कितना होगा, L/4। तो लेकिन मुझे डिस्टेंस कहाँ से चाहिए, यानी कि यहाँ सेंटर ऑफ मास होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा। ये जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ से कितना दूर है, इधर से L/4, यहाँ से भी कितना दूर है, L/4, ठीक है। लेकिन मुझे डिस्टेंस चाहिए ये वाला, कि हिंज से कितना दूर है। तो आपको क्लियर कट नजर आ गया कि हिंज से वो कितना दूर होगा, मैं लिख रहा हूं यहाँ, दैट विल बी, दिस इज एलसीएम, ऐसे एलसीएम लिख दो इसको, और एलसीएम लिखने के बाद एलसीएम इक्वल टू लिख दो क्या, L/2 हो गया यहाँ तक का डिस्टेंस, और प्लस ये L/4, यहाँ लिख देता हूँ L/4 प्लस L/4, ठीक है। इट कम्स आउट टू बी 3L/4 आ गया। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ और इसको कंप्लीट करता हूँ, देखना जरा कैसे। देखो
अब हम टाइम पीरियड के लिए लिखेंगे एलसीएम, अभी आपने निकाल लिया। अब मैं लिखूंगा यहाँ टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, ध्यान देना प्लीज, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई एच की वैल्यू क्या डालूंगा, 17/12, 17/12 ml स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2m। मॉस ऑफ द बॉडी कितना है, 2m, क्योंकि m ऊपर m नीचे, तो 2m हो गया इसका मास। फिर उसके बाद g और एलसीएम, एलसीएम अभी हमने निकाला कितना, 3l/4, तो 3l/4, 3l/4 इसका एलसीएम आ गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जो आएगा दैट कम्स आउट टू बी 4, मैं बताता हूँ आपको, 4 2 जाएगा ऊपर, 2 जाएगा ऊपर, उसको 6 बनाएगा, 6 3 18, तो ये बन जाएगा। आप अच्छे से सॉल्व करो, मैंने कर दिया अपने मन में, आप अच्छे से सॉल्व करके देखो कि जो मैंने आंसर लिखा वो आया या नहीं। 17/18 L/G, 17/18 L/G, और मैंने यहाँ लिख दिया इक्विवेलेंट लेंथ किसके बराबर आई, जिसको हमने स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया था, इक्विवेलेंट लेंथ इक्वल टू आ गई 17L/18। ठीक है, तो कभी भी ये पूछी जा सकती है, ये भी पूछा जा सकता है, जो पूछेंगे उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर निकाल देना है। टाइम पीरियड निकालने के बाद अपने आपको आंसर पता चल जाएगा। तो ये अच्छी प्रॉब्लम थी, अच्छे से सीखो इसको कैसे हमने किया, और हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अब ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें a disk of mass m and radius r is hinged as shown, it is displaced by small angle theta, आप फील कर पा रहे हो इसको। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस, इसके टाइम पीरियड निकालना है हमने ऑसिलेशंस का। ठीक है, आप देखो इसको किस तरह से करेंगे। इसको करने के लिए फिर दोबारा सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। डिस्क है, पहली बात तो ये डिस्क है, इसलिए इसका पहले डिस्क का मुझे आई एच का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें आता है। आई एच किसके बराबर आएगा, आई एच कम्स आउट टू बी mr²/2, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। एलसीएम किसके बराबर होगा, एलसीएम क्या होता है, बार बार आपको बता रहा हूँ। ये आ गया आपका कौन, ये आ गया सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से लेके इसके हिंज तक का डिस्टेंस जो आएगा किसके बराबर है, हिंज बिल्कुल एज पे है। आप बोलोगे यहाँ नहीं है, तो ये लगभग, ये मैंने थोड़ा मोटा बनाया हुआ हिंज बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे ऐसे हिंज चाहिए, तो इसलिए इसका रेडियस जो आएगा वही इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो ये आ गया आर के बराबर, और अल्टीमेटली जो टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट किया दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई एच बोलो mr²/2, ठीक है, mr²/2 डिवाइडेड बाय एम जी और क्या आर, mgr। ठीक है, इट कम्स आउट टू बी कुछ गड़बड़ की हमने, हमने ये गलत लिखा। आई एच की वैल्यू जो है वो mr²/2 नहीं आएगी, mr²/2 तो तब होती है अगर हिंज इधर होता। ठीक है, वो तो इधर हिंज नहीं है, इसलिए वो उसकी वैल्यू जो आएगी mr²/2 तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, प्लस mr² भी करना था, आई एम सॉरी गलत किया मैंने, इक्वल टू ये कितना बन गया 3 mr²/2, तो यहाँ 3 लिखना ज़रूरी था, 3 लिख दिया जैसे ही हमने। द आंसर कम्स आउट टू बी, आंसर आएगा इसका 2 पाई अंडर रूट ऑफ 3r/2g, 3r/2g, और यहाँ पे L इक्विवेलेंट अगर आपने निकालना है तो L इक्विवेलेंट किसके बराबर आया, 3r/2। ठीक है, तो 3r/2 आपका L इक्विवेलेंट आ गया, इक्विवेलेंट लेंथ अगर हमें पूछी हो तो। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। समझ लो जैसे हमारी ये वाली पिछली प्रॉब्लम थी, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल प्रॉब्लम सेम है, लेकिन इस बार उसने कहा हिंज नहीं बताया आपको कहाँ की है, वो कह रहा है ऐसी जगह हिंज करना बताओ जहां पे टाइम पीरियड जो है वो मिनिमम आए, टाइम पीरियड की मिनिमम वैल्यू आए, जेड की वैल्यू फाइंड करो कि टी की वैल्यू जो आए वो मिनिमम आए। तो वो हमने फाइंड करना है, और आपने ज़रा अच्छे से सीखना है इसको हम किस तरह से करेंगे। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इधर से निकाल के दूंगा आपको। क्या, अब इसका हिंज निकालना, आई एच की वैल्यू निकालो पहले, किसके बराबर आएगी, आई एच लिख रहा हूं मैं यहां, देखना ध्यान से। आई एच इक्वल टू आएगा, अभी अभी हमने लिखा था mr²/2 तो होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, लेकिन प्लस करना पड़ेगा mz, पिछली बार तो z नहीं, पिछली बार mr² किया था, इस बार mz² करेंगे। ठीक है, ये भी हमें बात समझ आ गई। फिर हमने इसका टाइम पीरियड लिखा, तो टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी, ध्यान से देखना, अंडर रूट ऑफ 2 पाई भी लिखना था बाहर, 2 पाई अंडर रूट ऑफ mr²/2 प्लस mz², ये हो गया आई एच, डिवाइडेड बाय m
जी फॉर्मूला लगा रहा हूँ और एलसीएम की वैल्यू जेड के बराबर है। अब वो तो दिख ही रहा है आपको सामने सामने, एलसीएम की वैल्यू जेड के बराबर। अब आप क्या करेंगे, अब क्या करेंगे इसकी कैलकुलेशन करने के लिए, देखो पहले मैं लिखता हूँ इसको, थोड़ा सा और सॉल्व कर रहा हूँ, आप ध्यान देना। अंडर रूट ऑफ, दोनों को अलग अलग जगह से लिखूंगा, इसको इसको मैंने लिख दिया, एम को कैंसिल किया तो ये बन गया आर स्क्वेयर अपॉन 2 जी जेड प्लस, उधर एम भी कैंसिल, एक जेड भी कैंसिल, जेड अपॉन जी। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई। इसको मैं लिख रहा हूं, ये आ गया। अब मुझे बताना है कि ये टाइम पीरियड मिनिमम कब आएगा। आप ध्यान देना जरा, यहां एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मैं आपसे बात करने वाला हूं। वी नो दैट, देखना इसको, इसको मैंने लिख दिया अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर, इस ये जो अंडर रूट ऑफ ये पूरा है ना, इसको मैं एक्स लिख रहा हूं। आप ऐसे ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिख देता हूं, या ऐसे लिख दो, इसको x लिख दिया मैंने, अंडर रूट ऑफ x। और x किसके बराबर आ गया, x इक्वल टू आ गया आर स्क्वेयर अपॉन 2 gz प्लस जी जेड बाई जी। फाइन, ये मुझे समझ आ गया। अब मैं यहां एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप जरा समझना उसको अच्छे से। एक स्टेटमेंट क्या लिख रहा हूं, हेयर t विल बी मिनिमम, t विल बी मिनिमम एक सेकेंड, इसको मैं एक दूसरे तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। एक तरीका आपको और सिखा सकता हूँ यहाँ, कि अगर आप ये स्टेप ना लिखो और यहाँ पे z से भी डिवाइड कर दो, यहाँ पे z से भी डिवाइड कर दो, आपको एक ईजी मेथड बताता हूँ मैं, ठीक है आपको। और परमानेंट उसको सीख के रखना, जो मैं अभी बात करूँगा आपसे। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ देखना, मैं इसको m से तो डिवाइड कर रहा हूँ और z से भी डिवाइड कर रहा हूँ। m से तो डिवाइड, m तो कैंसिल हो ही रहा है, पहले m, पहले मैं ऐसे लिखता हूँ, अच्छे से करता हूँ। m कैंसिल कर दिया तो क्या बचेगा, आर स्क्वेयर प्लस 2z स्क्वेयर, आर स्क्वेयर अपॉन 2z स्क्वेयर अपॉन जी जेड, यही बचा, आर स्क्वेयर प्लस 2z स्क्वेयर अपॉन 2 जी जेड। ठीक है, 2 एलसीएम ले लिया ना, 2 एलसीएम ले लिया तो ये क्या बन गया, 2 जी जेड, एम एम मैंने कैंसिल कर दिया। फाइन, ये समझ आ गई बात। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं डिनोमिनेटर से इसके z गायब कर रहा हूं, रीजन बताऊंगा क्यों। कैसे कर रहा हूं, मैं न्यूमरेटर को भी z से डिवाइड कर रहा हूं, डिनोमिनेटर को भी z से डिवाइड कर रहा हूं। तो न्यूमरेटर को जब z से डिवाइड किया तो इट कम्स आउट टू बी z आर स्क्वेयर अपॉन जेड प्लस 2, ठीक है, अब प्लस टू जेड आर स्क्वेयर अपॉन जेड प्लस 2z अपॉन 2g, ऐसे करके लिखा। आप हमेशा ऐसे इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये बहुत बार ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। अब मैं एक चीज लिखूंगा, आप समझना, हेयर टी विल बी मिनिमम, हेयर टी विल बी मिनिमम, मुझे टी विल बी मिनिमम की बात करनी है। टी विल बी मिनिमम इफ आर स्क्वेयर अपॉन जेड प्लस 2z अपॉन 2g इज मिनिमम। अगर ये मिनिमम होगा तभी वो मिनिमम आएगा। 2 पाई के साथ तो आप कुछ कर नहीं सकते, रूट को आप कुछ कर नहीं सकते, अगर ये रूट के अंदर वाली टर्म मिनिमम होगी तभी मिनिमम होगा। एंड आर स्क्वेयर अपॉन जेड प्लस 2z अपॉन 2g विल बी मिनिमम इफ आर स्क्वेयर अपॉन जेड प्लस 2z इज मिनिमम। अगर न्यूमरेटर मिनिमम होगा तभी मिनिमम होगा। क्यों, पता क्यों, क्यों कैसे लिख पाया मैं क्या इस जगह मैं ये चीज लिख सकता था कि आर स्क्वेयर प्लस 2z स्क्वेयर विल बी मिनिमम, अगर ये क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर में भी z है और न्यूमरेटर में भी z है। अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जब भी z होना, और अगर आपके पास ऑप्शन हो ना, तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर और जेड, डिनोमिनेटर से क्या करोगे, न्यूमरेटर से और या तो न्यूमरेटर से जेड को गायब कर दो या डिनोमिनेटर से जेड को गायब कर दो, जैसे मैंने किया। मैंने डिनोमिनेटर से जेड को कैसे गायब किया, मैंने बोला डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय जेड, तो मैंने जेड से डिवाइड करने के बाद ये स्टेटमेंट लिखी। दिस इज सो बेनिफिशियल, आप देखो, क्योंकि डेरिवेटिव आपका सिंपल हो जाएगा ऑल टुगेदर जब आप ऐसा लिखोगे। दिस इज मिनी एंड इफ दिस इज मिनिमम एंड, और इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको ना मैं x लिख देता हूं, इस चीज को मैं x लिख देता हूं, ठीक है, दिस इज इक्वल टू x लिख रहा हूं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एंड फॉर x टू बी मिनिमम, x टू बी मिनिमम dx by dz
शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, शुड बी इक्वल टू जीरो। तो इसमें क्या लिखूंगा, आर स्क्वेयर डी एक्स बाई डी जेड इक्वल टू आया क्या, आया क्या, इट इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। और डी इसका निकालो, क्या बना, क्या बना, माइनस आर स्क्वेयर अपॉन जेड स्क्वेयर, वन अपॉन जेड की डिफ्रेंसिएशन होती है माइनस वन अपॉन जेड स्क्वेयर, प्लस टू इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद यहां क्या पता चला हमें, ये बना आर स्क्वेयर इक्वल टू माइनस टू जेड स्क्वेयर, गलत लिख रहा हूं, यहाँ माइनस आएगा, तो आर स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ गया, टू जेड स्क्वेयर। ठीक है, और जेड स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर अपॉन टू, और जेड इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट टू, आर अपॉन अंडर रूट टू। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, घबराना नहीं इससे। ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होता है, मैंने बताया हुआ है। जिसको नहीं आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के वीडियो देख सकता है, पीछे से मैंने बनाए हैं उसके ऊपर भी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बनाया, मैथमेटिकल टूल्स आपके प्ले लिस्ट में देखो, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका जेड इक्वल टू क्या आ गया, आर बाई अंडर रूट टू। ठीक है, यहाँ से एक बात और अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या बताने वाला हूँ, रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में हम बात करेंगे आज थोड़ी सी। रेडियस ऑफ गायरेशन मैंने पहले भी बताया, बट अब दोबारा बता रहा हूं, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। देखना, हम बहुत सी बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, हम बहुत सी बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जब सबसे पहले आपने फॉर्मूला पढ़ा था, वो ये पढ़ा था कि एक एक्सिस के साथ अगर ये एक पॉइंट मास हो, ये पॉइंट मास m है, इसका डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कितना है, यहां से लेके यहां तक का इसका डिस्टेंस, अगर इसका डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक अगर r हो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है, अगर ये पॉइंट मास है तो, पॉइंट मास है तो एम आर स्क्वेयर होता है, ये हमें मालूम था। ठीक है, देखिए, लेकिन हमने डिफरेंट बॉडीज पढ़ी, रॉड पढ़ी, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वेयर अपॉन 3b, एम एल स्क्वेयर अपॉन 12, फिर उसके बाद डिस्क का पढ़ा एम आर स्क्वेयर अपॉन 2, फिर हमने पढ़ा स्फीयर का पढ़ा, सबका पढ़ा। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे डिस्क के बारे में बात करते हैं, अगर मैं डिस्क के बारे में बात करूं, अगर एक डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, एम आर स्क्वेयर, एम आर स्क्वेयर अपॉन 2 के बराबर होता है। फाइन, एम आर स्क्वेयर अपॉन 2 के बराबर होता है। ये तो डिस्क है, ये तो रिजिड बॉडी है, पॉइंट मास नहीं है। अगर मैं इसको पॉइंट मास मान लूं, ठीक है, अगर मैं इसको पॉइंट मास मान लूं, ध्यान से सुनना प्लीज, अगर मैं इसको पॉइंट मास मान लूं, इस बॉडी को, इस डिस्क को, ठीक है, और इसका मास कितना होगा m, तो बताओ कितने डिस्टेंस पे इस मास को रखूं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ जाए जितना इसका है। ये हो गया आपका रेडियस ऑफ गायरेशन g। कितने डिस्टेंस पे इसको एक्सिस से रखूं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए, क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, m r g रहने दो, r g नहीं लिखो आप इसको ना, आप r डैश डाल दो, r डैश स्क्वेयर m r डैश स्क्वेयर इक्वल टू m r स्क्वेयर अपॉन 2। तो r डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, r अपॉन अंडर रूट 2, r अपॉन अंडर रूट 2। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू आई किसके लिए, डिस्क के लिए। आप बोलोगे सर किसी और के लिए कैलकुलेट करके बताओ, आओ बताएं। ये लो आपकी रॉड, ये एक रॉड, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सम पॉइंट, ये वाला कोई भी पॉइंट एक सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसका अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो इस पॉइंट के साथ, तो क्या होता है, एम एल स्क्वेयर अपॉन 12 होता है। अगर मैं बोलूं कि नहीं मुझे इसका रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ इस रॉड का, तो क्या करना है आपने बोलना मैंने इस रेडियस, मैंने इस पूरी रॉड को क्या मान लिया, एक पॉइंट मास मान लिया। अब बताओ मैं इसको कितनी दूर रखूं, यानी कि रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल रहा हूं, कितना दूर रखा, आर डैश। इस आर डैश की वैल्यू क्या होगी, रेडियस ऑफ गायरेशन होगा। इस आर डैश इक्वल टू क्या कर दिया, एम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस केस में क्या आएगा, इस केस में क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वेयर अपॉन 2 इक्वल टू एम एल स्क्वेयर अपॉन 12।
ठीक है, m कैंसिल हो गया, r डैश इक्वल टू आ गया l अपॉन अंडर रूट 12, L upon under root 12 आ गई radius of gyration in case of rod which in case of rod whose moment of inertia we are finding about the axis passing through its center of mass, passing through its center बोल लो, ठीक है। तो उसका ये आ गया। तो इस तरह से हम रेडियस ऑफ गायरेशन ऐसे निकालते हैं। अगर आप बोलोगे ये टॉपिक बीच में क्यों ले लिया आपने, मैं आपको बताता हूं, इसलिए लिया कि जब भी इस तरह से आपको पूछा जाएगा ना कि आपको कहां पे हिंज करूं इसको कि आपको क्या मिले, मिनिमम टाइम पीरियड मिले, तो आपने बोलना है वो रेडियस ऑफ गायरेशन के डिस्टेंस के बराबर ही आएगा। ये जो z की वैल्यू आएगी ये हमेशा रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर ही आएगी। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की आपको डेरिवेटिव लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल रेडियस ऑफ गायरेशन निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी इसमें बतानी थी, इसको प्लीज लिख के रखना अपने पास, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको यहाँ सिखाया। मैं अब कुछ वो प्रॉब्लम्स लेने वाला हूँ जिसके अंदर अभी तक आपकी जो सारा का सारा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था ना फिजिकल पेंडुलम के अंदर, ये सारा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था किसकी वजह से, ये टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था सिर्फ mg की वजह से, उसके खुद के मास की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता था। अगर नहीं मालूम आपको तो सिंपल फिजिकल पेंडुलम का पिछला वीडियो देख लो, वहां पे आपको दिख जाएगा कि टॉर्क इज ओनली प्रोड्यूस बाय mg फोर्स के कारण टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था, जो हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे थे। लेकिन अब हम ऐसी फोर्सेस भी अप्लाई करेंगे अगर कि जिसके अंदर कोई और एक्सटर्नल फोर्सेस भी अप्लाइड हों, तो तब फिजिकल पेंडुलम का हम किस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे उसके ऊपर बात करने वाले हैं। ये आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है जहां पे एक रॉड है जो हिंज्ड है, जैसे शो किया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसको हम अगर डिस्प्लेस करेंगे रॉड को, इस रॉड को अगर हम डिस्प्लेस करेंगे तो हमें ये बताना है, इस रॉड को जो अगर हम एक एंगल थीटा के साथ डिस्प्लेस करेंगे तो हमें बताना है कि जो मोशन आएगी वो यहाँ पे SHM आएगी, वो मुझे यहाँ पे प्रूव करना है। आप यहाँ देख सकते हो ये आपकी रॉड का मैं एक्सिस बना देता हूँ। ठीक है, वैसे भी रॉड जब हम बोलते हैं तो उसकी हम विड्थ को हम कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो इसको हमने एक एंगल पर्टिकुलर एंगल के साथ अगर हमने डिस्प्लेस किया, एक सेकंड, इसको हमने एक पर्टिकुलर एंगल के साथ अगर डिस्प्लेस किया, देखना है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे इस एंगल थीटा के साथ हमने इसको डिस्प्लेस किया, तो आप मुझे ये बताओगे कि अब हमें ये बताना है एग्जामिनर को कि ये जो मोशन आएगी यहाँ पे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगी। इसके लिए मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, जब आप इसको ऐसे इस रॉड को इस तरह इस पोजीशन पे लेके गए, आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, मैंने एंगल थीटा यहाँ बड़ा शो किया लेकिन हमने बिल्कुल थोड़ा सा एंगल थीटा के साथ इसको जब डिस्प्लेस किया तो ये वाला स्प्रिंग कंप्रेस होगा, ये वाला स्प्रिंग एलोंगेट होगा। आपको दिख रहा है क्लियरली, इस स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स डेवलप होगी वो ऐसी होगी। देखो मैं यहां इसकी फोर्स बनाता हूं, यहां ये देखो ऐसी होगी। कंप्रेस हुआ तो ये मीन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना पसंद करता है, तो वहां आना चाहता है ये। ठीक है, और ये वाला जो है ये एलोंगेट होगा, और ये इसकी फोर्स कहां लगेगी, यहां नहीं, यहां बनाता। ठीक है, यहाँ पे इसकी फोर्स कहाँ लगेगी, आप ध्यान देना प्लीज़ हर चीज़ पे। और एक चीज़ और गिवन है कि ये जो लगाया गया है जो आपका स्प्रिंग, ये L/2 डिस्टेंस पे है, ये पहले नहीं मैंने बनाया, ये L/2 डिस्टेंस पे लगाया गया है, टोटल लेंथ इसकी L है और हमने L/2 पे इसको लगाया है। ठीक है, L/2 पे लगाया, और यहाँ पे इस पे भी जो फोर्स डेवलप होगी वो इधर होगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस इसका L/2 है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और नोट करनी है आपने यहाँ, क्या, ये देखो अब ध्यान से देखना इसको, जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ, ठीक है, ये लॉन्गेट हुआ, ये अपनी मीन पोजीशन पे जाना चाहता था, ये दोनों टॉर्क इस तरह से बने। अब यहां देखो ये mg है, mg इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लगेगा, mg, दिस इज mg। हमें ये समझ आ गया, एंगल थीटा बहुत छोटा है, ये हमें पता चल चुका है, एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल, एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको गिवन है, इसकी वजह से ही हम यहाँ इसको SHM प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जब मैंने यहाँ पे ये mg वगैरह बनाया, आप चीज़ नोट करना, अभी एक और बात आपको बताता हूँ यहाँ जो इसमें नोट करने वाली है, वो ये कि इस mg के हम दो कंपोनेंट बनाएंगे। mg फोर्स को ज़रा ध्यान देना, ये क्या बना, ये वाला कंपोनेंट जो इसका बना, ये एंगल थीटा ये है, दिस इज एंगल थीटा, तो ये क्या बना, व्हाट इज दिस, दिस इज mg साइन थीटा।
जब ये एम जी साइन थीटा बना, ये एम जी साइन थीटा है, एम जी साइन थीटा है, अगर ये एम जी साइन थीटा है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एम जी लिख दूंगा। इस एम जी साइन थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं एम जी लिख दूंगा। आप इस बात को जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे प्लीज। ये क्या बोला मैंने, इस एम जी साइन थीटा को मैं एम जी थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पे स्मॉल एंगल थीटा है इसलिए एम जी थीटा लिख सकता हूं। तो ये फोर्स एम जी थीटा है। फिर उसके बाद मुझे इसकी जरूरत क्या पड़ेगी, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी कि ये डिस्टेंस कितना, एल बाई टू। तो टॉर्क प्रोड्यूस ड्यू टू, पहली बात ये एक समझना है आपने यहां पे कि जो टॉर्क यहां पे बन रहा है, एंगल थीटा मैंने यहां ऐसे घुमाया, थीटा मैंने ऐसे घुमाया, थीटा जब मैंने ऐसे घुमाया तो आप देख सकते हो थीटा ऐसे घुमाने पे जो टॉर्क बन रहा है ना, तीनों के अंदर, तीनों टॉर्क्स के, एमजी का टॉर्क, आपके दोनों स्प्रिंग्स का टॉर्क इस तरह का टॉर्क है कि अल्टीमेटली वो इसको वापस पोजीशन पे लेके जाना चाहता है, और वापस पोजीशन पे लेके जाना चाहता है यानी अगेंस्ट द मोशन काम कर रहा है। तो इसलिए जो टॉर्क होगा यहां पे, जो टॉर्क नेट प्रोड्यूस होगा यहां, जो नेट टॉर्क यहां बनेगा, डेट इज इक्वल टू क्या होगा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू एम जी प्लस टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग वन, टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग टू। ठीक है, हम देख लेंगे। अब टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग वन किसके बराबर, सॉरी टॉर्क ड्यू टू एम जी फोर्स क्या आया, देखो मैं लिखता हूं। फोर्स तो हमने किसके बराबर लिख दी, एम जी साइन थीटा के, जिसको मैं एम जी थीटा लिख रहा हूं यहां। इसका डिस्टेंस लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एम जी साइन थीटा का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाई टू है। आप देख सकते हो कहां मैं बना रहा हूं, ये आपका है, ये दिस वन इज एम जी, ये एल बाई टू। किसके साथ डिस्टेंस लेना है, जो इसके साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, जो इसके साथ परपेंडिकुलर है, एम जी साइन थीटा। यहां थोड़ा परपेंडिकुलर बना नहीं है, थोड़ा सा इधर बनाना चाहिए था, ऐसे बनेगा ये, ठीक है, ऐसे बनेगा, ठीक है। देखो मैं दोबारा बना के दिखा देता हूं, एम जी बिल्कुल सीधा नीचे, ये जो आएगा ना, ये आएगा आपका एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा विच इज इक्वल टू एम जी थीटा। ये एम जी थीटा क्यों लिखा आपको समझ आना चाहिए, एम जी थीटा इंटू एल बाई टू, इंटू एल बाई टू क्या बन गया, इंटू एल बाई टू आपका टॉर्क बन गया, ठीक है। और ये सारे टॉर्क्स ना जो है ना, ये थीटा के साथ उल्टे हैं, इसलिए हम इसके साथ बाहर माइनस साइन डाल रहे हैं, प्लस स्प्रिंग वन का, स्प्रिंग वन आप इसको मान लो। अब स्प्रिंग वन का फोर्स किसके बराबर होती है, के इंटू क्या, के इंटू तुमने स्प्रिंग को खींचा कितना है, तो स्प्रिंग को तुमने खींचा कितना है वो ये है, ध्यान देना प्लीज, तुमने स्प्रिंग को कितना खींचा है, दैट इज दिस डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, ठीक है, इसके केस में इतना डिस्टेंस, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये है, आप ध्यान देना, एल बाई टू साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, एल बाई टू साइन थीटा, और ये एल साइन थीटा, साइन थीटा हमने लेना नहीं इसलिए ये लिख लिया एल बाई टू साइन थीटा, तो एल बाई टू हो गया, एल बाई टू थीटा, एल बाई टू थीटा, ठीक है। और दूसरा प्लस क्या आएगा, के एल थीटा, के एल थीटा। अब टॉर्क बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डिस्टेंस से। डिस्टेंस कितना आ गया, पहले वाले केस में एल बाई टू, दूसरे का एल, दूसरे का एल, ठीक है। ये आपने समझना है, मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं यहां आपको। इस स्प्रिंग के बारे में बात कर लेते हैं, स्प्रिंग के बारे में, इसकी फोर्स, इसकी एम की बात हो चुकी है इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तेरा स्प्रिंग के बारे में बात करते हैं। स्प्रिंग के बारे में जब मैंने बताया, फोर्स जो है ये रेड कलर में मैंने मार्क की है यहाँ, ये वाली फोर्स जो है ये आपकी एफ एस पी है, ठीक है, एफ एस पी है। इसका एक कंपोनेंट यहां बनेगा जो कॉस थीटा होगा, जो कॉस थीटा के बराबर होगा। वो जो कॉस थीटा का कंपोनेंट होगा ना, ये थीटा है आपका, ठीक है। ये कॉस थीटा के यहां पे भी जो एफ ये वाला कंपोनेंट आएगा आपका, जो एफ एस पी कॉस थीटा, एफ एस पी कॉस थीटा, यहां पे भी एफ एस पी कॉस थीटा। जब थीटा छोटा होता है तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, इसलिए वो बनाया नहीं, लिखा नहीं है मैंने यहां पे, इसलिए नहीं लिखा है, ठीक है। मैं दोबारा एक बार बताता हूं, ये आपकी लाइन, इस लाइन के साथ यहां पे आपका एफ एस पी है, ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेना है जो कि एफ एस पी साइन, जो एफ एस पी कॉस थीटा है। ये ले क्यों नहीं रहे हो आप एफ एस पी कॉस थीटा, क्योंकि हमें मालूम है जब थीटा छोटा होता है तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, इसलिए उसको हमने छोड़ दिया है। इसलिए ये आपका टॉर्क की जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं वो इसके बराबर आई हैं, ठीक है। अब ये लिखने के बाद आपका, ये मैं इस तरह से लिखूंगा, इसको ध्यान देना आप, इट कम्स आउट, इट बिकम्स
एम बड़ा लिखना, इट बिकम्स क्या, माइनस एम जी एल बाई टू प्लस के एल स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस के एल स्क्वेयर, ध्यान देना प्लीज, और थीटा मैंने बाहर लिखा, माइनस साइन भी क्यों डाला ये आपको रीजन पता है। फिर मैंने एक चीज और लिखी, एम एल स्क्वेयर अपॉन 3, आई अल्फा के बराबर होता है, ये लो आई अल्फा लिख दिया, इक्वल टू माइनस एम जी एल अपॉन 2 प्लस के एल स्क्वेयर अपॉन 4, 5 एल स्क्वेयर अपॉन 4 आ गया, 5 एल के एल स्क्वेयर अपॉन 4, ठीक है, थीटा, ये बन गया। अब जब मैं इसको कंपेयर करूंगा, यहां से देखना प्लीज, अल्फा इक्वल टू क्या बन गया आपका, अल्फा इक्वल टू बन गया माइनस एम जी एल अपॉन 2 प्लस 5 के एल स्क्वेयर अपॉन 4 अपॉन एम एल स्क्वेयर अपॉन 3, ये आपका अल्फा इक्वल टू दिस थीटा। इधर से हमारे को ओमेगा की वैल्यू मिल गई, ओमेगा कम्स आउट टू बी, ये ओमेगा स्क्वेयर होता है, ओमेगा कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ एम जी एल अपॉन 2 प्लस 5 के एल स्क्वेयर अपॉन 4 अपॉन एम एल स्क्वेयर अपॉन 3, ठीक है। ये आपका किसकी वैल्यू आ गई, ओमेगा की, और ओमेगा से फिर आपको पता है टाइम पीरियड किस तरह से निकाला जाता है, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई, आपको सिखाया है मैंने, और इसको उल्टा कर दो, एम एल स्क्वेयर अपॉन 3 डिवाइडेड बाय, फिर जो भी कैलकुलेशन आती है इसको मैंने अभी लिख दिया, ये इक्वल टू प्लस 5 के एल स्क्वेयर अपॉन 4, ये सारी इसकी कैलकुलेशन है। इसमें थोड़ा समझने वाली बात यहाँ पे ये कंपोनेंट्स को लेके है, टॉर्क को आपको फाइंड करने पहले अच्छे से आनी चाहिए, फिर जाके आप इन सब चीज़ों पे बात कर सकते हो। क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ऐसे ही थोड़ा सा इन कैलकुलेशंस का थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे जो हमने टॉर्क को लेके बात की है कि यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू, पहली बात इंपॉर्टेंट क्या, साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिया है हमने, और कॉस थीटा इक्वल टू 1 लिया है हमने, किस बेसिस पे, क्योंकि एंगल जो है स्मॉल एंगल थीटा के लिए बात हो रही है, उसी के बेसिस पे ये सारी हमने कैलकुलेशंस की हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी